Today we are going to see how the thermal stability of carbonates and nitrates varies, and we'll see with an example of group 2 carbonates and nitrates. उनको example बना के देखेंगे, but it happens with everyone. Okay, group 2 carbonates and nitrates. Group 2 carbonates and nitrates. अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर मैं ग्रुप 2 कार्बोनेट्स को देखूं, द फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्ग और फिर बेरियम कार्बोनेट। इसी तरह अगर आप नाइट्रेट्स को देखें, पहला है मैग्नीशियम नाइट्रेट, फिर है कैल्शियम नाइट्रेट, फिर है स्ट्रोंटियम नाइट्रेट और फिर है बेरियम नाइट्रेट। तो अगर आप इनको देखें बच्चों, ग्रुप 2 कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स को, तो जो एएस में अभी तक हमने पढ़ा है कि ऑल द कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स, ऑल कार्बोनेट्स, आप पूरा वर्ड लिखें, एंड नाइट्रेट्स आर थर्मली अनस्टेबल। सब के सब थर्मली अनस्टेबल हैं, यानी दैट इज दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। यानी सब के सब हीटिंग से टूट जाते हैं। ओके, दूसरा, ऑल ऑफ देम डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अब लेकिन साथ एएस में हमने ये भी पढ़ा कि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी increases down the group, more heat is required। यानी टूट तो सारे जाते हैं बच्चों, लेकिन जितना आप नीचे जाते हैं थर्मल स्टेबिलिटी क्योंकि ज्यादा होती जाती है, तो मोर हीट इज रिक्वायर्ड, ज्यादा से ज्यादा हीट चाहिए होती है उसको तोड़ने के लिए। राइट, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे देता हूं कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कार्बोनेट टूटता है, एम जनरल सिंबल है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट जब टूटेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और जब कोई नाइट्रेट टूटेगा, जैसे मेटल का नाइट्रेट होगा, तो भी एक तो मेटल ऑक्साइड ही बनेगा, साथ क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ओके, सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। राइट, सो दीज आर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स। अब वो कहते हैं फर्क क्या है। फर्क ये है कि अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को देखें, जब इसे हीट करेंगे तो ये किस में चेंज होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब आप इसकी ब्रेकेज को देखेंगे, आप गौर से सुनिएगा, लेट से एक ही बंसन बर्नर पे मैंने इसको रखा, इट टेक्स 5 मिनट्स टू कंप्लीटली डिकम्पोज। अगर आप बेरियम कार्बोनेट को लेंगे तो डिकम्पोज होके वो क्या बनाएगा, बेरियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट it takes what, let's say I assume 80 minutes। so स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना, उसी बंसन बर्नर पे रखा, टाइम ज्यादा लगा, मतलब मोर हीट इज रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। अब आखिरी बात पे आ जाते हैं जो कि A2 की है, रीजन। आपने कहा ये तो बात समझ आ गई, जो जितना नीचे होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मोर टेम्परेचर लगेगा, ठीक है, मोर टाइम लगेगा, इसमें लेस टेम्परेचर होगा, अर्ली ब्रेक हो जाएगा,
सो इसलिए आप कहते हैं डिकम्पोज हो जाए, बट यू हैव टू टेल द रीजन व्हाई magnesium carbonate breaks quickly, or in other words, why barium carbonate takes a lot of time and a lot of temperature. आप कहते हैं जी अब जरा इसकी रीजन एक्सप्लोर करते हैं। आप कहते हैं जी कार्बोनेट इज लाइक दिस। ये आपने नहीं ड्रॉ करना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कार्बोनेट है बच्चों, इट्स अ बिग आयन, एनाइंस बड़े होते हैं साइज में, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज भी है। ये है इसके साथ मैग्नीशियम आयन बच्चों। मैग्नीशियम आयन साइज में छोटा है, और इसके ऊपर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव। अब होता क्या है कि ये जो केटाइंस होते हैं साइज में छोटे होने की वजह से, इस कार्बोनेट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जैसे 3 ऑक्सीजन है उसके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सारे के सारे खींच के इधर ले आता है, इधर। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। और सारे प्रोटॉन्स इधर पुश कर देता है बैक पे। तो आप कहते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कार्बोनेट पोलराइज हो गया, और इस पोलराइजेशन की वजह से आप देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ये भी इधर चले जाते हैं, ये भी अपनी जगह छोड़ के इधर चले जाते हैं। उससे क्या होता है? आप कहते हैं उनके इंटरनल बॉन्ड्स जो है वीक हो जाते हैं, तो इसलिए ये फौरन टूट जाता है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कार्बोनेट की पोलराइजेशन की वजह से, ये जो कार्बोनेट पोलराइज हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन सारे इधर गए, प्रोटॉन्स इधर गए, तो उसके इंटरनल बॉन्ड्स क्या हो गए? वीक हो गए। सो द पोलराइजेशन कॉजेज द वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स। सो मोर पोलराइजेशन लेस स्टेबिलिटी। और वो पोलराइजेशन क्यों हुई है? क्योंकि जो मैग्नीशियम आयन है उसका रेडियस बहुत छोटा है, चार्ज बहुत ज्यादा है, इसे कहते हैं हाई चार्ज डेंसिटी है उसकी, ज्यादा पोलराइजिंग पावर है ऑफ के टाइम। तो आप कहते हैं फिर कार्बोनेट के केस में क्या होता है? आप कहते हैं लेट से अगर कार्बोनेट जो है वो ये बेरियम कार्बोनेट के केस में क्या होता है? आप कहते हैं ये बेरियम है, ये अगर मैग्नीशियम आयन था तो ये कौन सा आयन है? बेरियम। तो आप कहते हैं चार्ज तो +2 ही है, बट नाउ चार्ज इज स्कैटर्ड ऑन बिगर एरिया, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नाउ इट कैन नॉट इफेक्टिवली पोलराइज इट, द कार्बोनेट आयंस। उससे क्या होता है? उसके बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो लेस पोलराइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयंस मीन stable enough, more energy needed to break the bond. So that is the sole reason बच्चों। हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप, अब मैं सारे को एक गो में लिखता हूं कि डाउन द ग्रुप, लिख लीजिए मेरे साथ। thermal stability increases, down the group thermal stability increases। पहली बात, यानी ज्यादा हीट चाहिए। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, कार्बोनेट हो या नाइट्रेट हो, ओके। क्यों इंक्रीज करती है? केटाइनिक रेडियस इंक्रीजेस, कॉमा, चार्ज डेंसिटी decreases, less polarization of anion, जो कि कौन होगा हमारे केस में? कभी कार्बोनेट होगा, कभी नाइट्रेट होगा, कार्बोनेट और नाइट्रेट आयन। takes place, hence
मोर एनर्जी नीडेड। मैंने बॉन्ड्स का जिक्र नहीं किया, अगर आप कर दें तो वो क्या होता है, मोर अच्छा होता है, मोर एनर्जी नीडेड टू ब्रेक और डिकम्पोज। मैं एक लाइन अलग से लिख देता हूं बच्चों, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये बाद में भी यूज होता है स्टार लगा के, कि पोलराइजेशन ऑफ एनाइन causes weakening of bonds। उसके जो इंटरनल बॉन्ड्स होते हैं उसकी वीकनिंग कर देता है। सो मोर पोलराइजेशन लेस स्टेबिलिटी, बस इतना याद रखना है। जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, जितनी डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, उतनी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। सो पोलराइजेशन को आपने लिंक करना है। ऑल दो मैंने जिक्र किया है इसमें, बट एग्जामिनर इसको इतना मार्क नहीं करते कि जो केटाइन है उसकी पोलराइजिंग पावर का क्या चक्कर है। तो जितनी हाई चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। सो उतना वो ज्यादा डिस्टॉर्शन करेगा, उतनी ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी डील विद द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। अब कोई भी आ जाए, सल्फेट्स आ जाए, हाइड्रोक्साइड आ जाए, हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए, सबके केस में बात एक ही करनी है, the polarization of anion. More polarization of anion, less stability. Less polarization of anion, more stability. Okay? बात समझ आ गई? ओके, अब इसके ऊपर ओवरऑल क्वेश्चन देखते हैं। विद दिस मैं आपको बताऊं, वी हैव कम टू एंड ऑफ टू थिंग्स। ग्रुप टू, राइट, एक तो हम ग्रुप टू के भी एंड पे आ गए, एंड केमिकल एनर्जेटिक्स। ग्रुप टू एंड केमिकल एनर्जेटिक्स के एंड पे आ गए हैं, ठीक है। ग्रुप टू एंड केमिकल एनर्जेटिक्स के एंड पे आ गए, राइट। सो अब अगर आप इसको देखें, ग्रुप टू एंड केमिकल एनर्जेटिक्स का जो एंड है, इसलिए अभी पहले हम उसके क्वेश्चंस कुछ करते हैं और फिर अगले पार्ट पे जाएंगे, विच इज एंट्रोपी, राइट। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, ये देखें बच्चे, द फर्स्ट वन, copper to carbonate is heated strongly. It decomposes in similar way to group 2 carbonates. Predict what would be observed when anhydrous group 2 carbonate is heated. पहले तो आपको कह रहा है ग्रुप 2 कार्बोनेट जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, डिकम्पोज हो जाएगा ना, और जब ये डिकम्पोज होगा तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या है, वो एक ब्लैक सॉलिड होता है। कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक ब्लैक सॉलिड। सो व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, अ ब्लैक सॉलिड। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन how the thermal stability of group 2 carbonates varies down the group। अरीज, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, 3 मार्क्स हैं। डिस्क्राइब का मतलब है कि कैसे बढ़ती है, ये बताना है, कम होती है, ज्यादा होती है, और फिर एक्सप्लेन भी करना है। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, ग्रुप 2 कार्बोनेट्स वेरीज डाउन द ग्रुप। यस, तो पहला पॉइंट तो हो गया, मैं टीएस लिख देता हूं, आपने पूरा वर्ड लिखना होता है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, वो तो एक नंबर हो गया। व्हाट अबाउट देन, charge density decreases, causing less polarization of the element. yes, so cationic radius increases, charge remains the same, और Causing less polarization. चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, ओके।
फिर उससे क्या होता है? लेस पोलराइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयंस। ठीक है, सो मोर एनर्जी नीडेड टू ब्रेक। ओके, नेक्स्ट। या इतना काफी है 3 मार्क्स के लिए। ये देखें, ये 3 मार्क्स है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, एक हो गया। केटायनिक रेडियस इंक्रीजेज, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेज एंड लेस पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, 2 मार्क्स हो गए, राइट? सो मोर एनर्जी नीडेड टू डिकम्पोज। नेक्स्ट पार्ट इज हियर। ये सॉल्युबिलिटी कल हमने किया था। सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसकी वजह बतानी है, एक्सप्लेन दिस ट्रेंड। 2 मार्क्स हैं। उसने खुद बता दिया डिक्रीज करती है, आपने बतानी है क्यों डिक्रीज करती है। Why thermal stability of carbonate decreases down the group? जी अरीस, कोई और बचा है जो इसमें हेल्प कर सके जी मेरी? जी बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीजेस। Okay, the solubility of group 2 sulfates decreases down the group. जी, डाउन द ग्रुप अगेन क्या इंक्रीज करता है? केटायनिक रेडियस increases both delta H hydration and delta H LATT. Decreases. सॉल्युबिलिटी 2 फैक्टर से, जैसे थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजेशन से डिटरमिन हो रही है, ये किन 2 फैक्टर से हो रही है? लैटिस। बट यस, डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ सल्फेट्स जो होती है ना, वो ज्यादा वल्नरेबल होती है, राइट? सो हाइड्रेशन ऑफ सल्फेट्स, यस, सो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन of sulfates, group 2 sulfate is delta H of hydration of sulfates is more significantly decreases, right? Hence more significantly decreases, turning delta H solution endothermic. ओके, उससे वो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। Okay, right. Most car airbags contain a capsule of sodium azide. In a crash, sodium azide decomposes into the elements. Write an equation for the decomposition of sodium azide.
तो जब कोई चीज डिकम्पोज होकर अपने एलिमेंट्स में चेंज हो रही है तो कौन से दो एलिमेंट्स हैं इसके? यस, सोडियम और नाइट्रोजन। ओके, ओके। Lattice energies are always negative, showing that they represent exothermic changes. What is meant by term lattice energy? What is meant by term lattice energy? Energy released from one mole of solid. Yes, क्योंकि ये हमेशा एक्सो होती है तो आप इसको लिखते हैं इंथैल्पी रिलीज्ड One mole of solid ion forms when 1 mole of ionic solid formed, yes, from its respective, not constituent, respective gaseous signs. Explain why the lattice energy represents an exothermic change. Sorry? Yes, no, exothermic change. Lattice energy where ions are joining, bonds are being formed, attractive forces are being developed. और जब बॉन्ड बनते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, राइट? सो इट इज रिलीज्ड. ओके, सो यस, व्हाई लैटिस एनर्जी इज एन एक्सोथर्मिक चेंज? The bonds are being formed between the ions, or attractive forces are being built between the ions. Okay. Now use the data and the relevant data from data booklet to calculate the standard enthalpy change of formation of NaN3, right? And include the sign in your answer. Show your working. Okay. वो कह रहे जी कि आपको इसकी डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है. फॉर्मेशन क्या होती है? व्हेन Na solid plus N2 gas, they combine to give you what? NaN3 solid. ओके, और इसको बैलेंस आउट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3/2. ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन. इसको कैलकुलेट करना है. आपको सिखाया हुआ है बच्चों, जब हेस लॉ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि अगर आप इस सारे की जो फॉर्मेशन है उसको इक्वल कर देते हैं किसके, अगर आपको याद हो तो इफ आई डू नॉट कंस्ट्रक्ट द हेस लॉ, तो आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होती है वो किसके इक्वल होती है? उसकी मेटल की एटमाइजेशन के. यस, डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na प्लस ये फर्स्ट ही होती है. यस, डेल्टा एच ऑफ atomization of yes nitrogen. Okay, yes, delta H of electron affinity of this, and then a delta H LATT of NaN3. ओके, अब अगर आपको डेटा देखें तो एटमाइजेशन ऑफ सोडियम यहाँ नहीं गिवन है, सॉरी, 107 प्लस आयनाइजेशन नहीं गिवन. ये वो है जो कह रहा है डेटा बुकलेट से लो, अब हमें लेटेस्ट एग्जाम में ये दी होती है. प्लस एटमाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन. बच्चों ये सारी उसने गौर से देखे तो इकट्ठी की हुई है. इधर देखो बच्चों, ये N2 N3 माइनस बनने तक इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर इसकी एटमाइजेशन, ये सब कुछ मिला के 142 है प्लस. तो वो कहते हैं कि ये तीनों वैल्यूज यानी एटमाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिला के ये कितनी बनती है? प्लस 142. ओके, और प्लस लैटिस एनर्जी जो कि कितनी है? -732. नहीं, वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये बेसिकली N3 नेगेटिव का 1 मोल है. बेसिकली अगर आप इसको गौर से देखें तो ये NaN3 है जिसमें Na1 पॉजिटिव और N3 1 नेगेटिव. ठीक है, सो इसलिए आप कह रहे हैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है.
ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गेट टू दिस, और ये वैल्यू जो भी फॉर्मेशन की आ जाएगी आपके पास। ओके, कैलकुलेशन हम नहीं लिख रहे। वो कहते हैं लैटिस एनर्जी ऑफ RBN3 जो है इज -636। कितनी है? इज -636 kJ/mol, right? So suggest why the lattice energy of NaN3 -732 kilojoule is more exothermic than RBN3। दो फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाए थे, आपको याद होगा। डेल्टा H lattice energy is directly proportional to what? Charge of ions, and inversely proportional to what? Radius of ions। याद आया? Directly proportional to charge और inversely proportional to radius है। Suggest why the lattice energy of NaN3 is -732 kilojoule per mole is more exothermic than that of RBN3। दो वैल्यूज है आपके पास, लिथियम ऊपर होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटासियम होता है, फिर रुबिडियम होता है। ओके, अब वो कह रहे हैं कि दो हैं, एक RBN3 है और एक NaN3 है। और डाउन द ग्रुप आपको पता है क्या होता है? केटायनिक रेडियस क्या हो जाता है? ज्यादा। जब केटायनिक रेडियस ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा? When charge density is less, so what happens? Yes, लैटिस एनर्जी आपकी क्या हो जाती है? आप कह रहे हैं जी कम हो जाती है, राइट? सो दिस इज हाउ द लैटिस एनर्जी गोज डाउन। ओके, सो इसका मतलब है कि why it is suggest why lattice energy of NaN3 is less। क्यों ऐसा? Why? Because Rb positive ion has more ionic radius and less charge density as compared to Na positive ion। ठीक है, सो जितना कम हो जाता है लेस अट्रैक्शन हो जाती है ना बिटवीन द आयंस। लैटिस एनर्जी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो अगर आपका चार्ज बड़ा हो जाता है तो आप कहते हैं यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज जब नीचे केटायनिक रेडियस बढ़ा है तो चार्ज डेंसिटी भी कम हो गई है, तो लेस होता है। ओके, इज इट क्लियर? Okay, so this is how we look at this. Next, ये है बच्चों, describe and explain। अब ये full 4 marks का variation in the solubilities of hydroxides of group 2 elements, or the hydroxides variation in the solubilities of group 2 hydroxides, variation of the solubilities of group 2 hydroxides। जी 4 marks है, इसमें सही डिटेल लिखनी है। डिस्क्राइब, तो हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है हरीश? नहीं सॉरी, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? यस, so solubility of group 2 hydroxides increase। yes increases। ये तो एक हो गया मार्क। फिर दूसरा मार्क किस चीज का होगा? केटायनिक रेडियस इंक्रीजेस, उससे क्या होगा? बोथ डेल्टा एच हाइड्रेशन एंड लैटिस decreases, but delta H lattice decreases faster or significantly, turning delta H of solution exothermic।
hence more soluble. Okay. Got it? क्लियर है बच्चों? अब इसमें ये मैं छोड़ रहा हूँ, एएस का पार्ट आ गया बीच में, सो हम फोकस अभी इस पे करते हैं. ओके, ग्रुप 2 कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों. डिस्क्राइब वेरिएशन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2. क्या है वेरिएशन थर्मल स्टेबिलिटी? क्या होगी? इंक्रीजेस. और वजह क्या है? केटाइनिक रेडियस इंक्रीजेस. Current density decreases. यस. Less CD मतलब चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस ऑफ केटाइन. less polarization of carbon. यहाँ डिफरेंशिएट कर देते हैं कि हम केटाइन की बात कर रहे हैं, और पीछे लिखेंगे लेस पोलराइजेशन ऑफ एनाइन. यस, hence more energy to break. Suggest and explain a reason why sodium carbonate is more stable to heat than magnesium carbonate. यहाँ बच्चों, अब इसने कहा है कि एक है सोडियम कार्बोनेट और एक है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और बता भी दिया ये ज्यादा स्टेबल है. क्यों ज्यादा स्टेबल है अरीज? व्हाई मोर स्टेबल? यस, तो आप कहते हैं जी Mg2 पॉजिटिव आयन हैज मोर चार्ज, स्मॉल रेडियस, या अगर आपको मोर चार्ज, smaller radius, yeah, in other words we can say higher charge density. ठीक है? causing more polarization of carbonate ion. ठीक है? making it unstable या making it less energy. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बच्चों एंड पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज. अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन भी आती है ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस गैसेस एंड सॉलिड मेटल कार्बोनेट. ये उसने ऑलमोस्ट प्रोडक्ट बता दिया, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं. पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा तो क्या बन जाएगा? उसने बता दिया, इसी मेटल का कार्बोनेट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके. Predict which of the sodium hydrogen carbonate or potassium hydrogen carbonate will decompose at lower temperature. जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. मैं आपको बता देता हूं, पोटेशियम नीचे है, इसका केटाइनिक रेडियस कम है, इसका केटाइनिक रेडियस ज्यादा है. कौन ज्यादा पोलराइज कर रहा है? कौन सा हाइड्रोजन कार्बोनेट मोर पोलराइज्ड है? तो जो ज्यादा पोलराइज्ड है वो जल्दी टूटेगा ना, सो लो टेम्परेचर पे टूटेगा. ओके, सो आंसर इज नॉट पोटेशियम मरीज, आंसर इज व्हाट? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. और वजह क्या है? सोडियम आयन हैज स्मॉलर केटाइनिक रेडियस, more charge density, causing more polarization. ओके, तो बच्चों यहाँ पे रुक जाते हैं. विल कंटिन्यू दिस. ये चैप्टर हमारा एंड हो गया, इसके क्वेश्चंस भी एंड हो गए. कल एंट्रोपी, और फिर दोबारा से एंट्रोपी के साथ इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे. कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए. सर 5:45 पे कौन सी क्लास होगी?